भारतीय इतिहास कई आते जाते सभ्यताओं का गवाह रहा है। इसने समय के अंतराल में कई ऐसे हमलों को बर्दाश्त किया है जिसने इसकी संप्रभुता को बदलने का प्रयास किया है। हालांकि न सिर्फ इसने उन हमलों को बर्दाश्त किया बल्कि ऐसे महान योद्धाओं, महारथियों को भी तैयार किया जिन्होंने इसकी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों तक को दांव पर लगा दिया था। अपनी संस्कृति, अपनी प्रथा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाले योद्धाओं में 18वीं सदी के एक ऐसे महान नायक हुए जिनका नाम पेशवा श्रीमंत बाजीराव बल्लाड़ था। आज हम उन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू पादशाही के साम्राज्य विजयनगर ने पेशवाओं के काल में अपना एक संपूर्ण आकार प्राप्त किया था। एक विशेषज्ञ तलवारबाज, उत्कृष्ट घुड़सवार, कुशल रणनीतिकार और एक नेता के तौर पर बाजीराव प्रथम अपने पिता के बाद अपने 20वें वर्ष की आयु में पेशवा के पद पर बैठे। एक शानदार सैन्य करियर की शुरुआत की जो हिंदुस्तान के इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। एक महान मराठा सेनापति और राजनेता पेशवा बाजीराव ने 18वीं सदी के मध्य में भारतीय इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। उनके द्वारा किए गए सैन्य अभियान उनके व्यक्तित्व का एक कुशल उदाहरण है। औरंगजेब के बाद डगमगाते हुए मुगल शासन और मुगल शासकों द्वारा हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता के कहर में बाजीराव बल्लाड़ एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने हिंदू धर्म को इन राक्षसों से बचाया था। ये वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने बिंद के पार तक हिंदू परचम को लहराया और इसे मुगलों की राजधानी दिल्ली में अपना स्थान दिलवाया, दिल्ली की सल्तनत में मिलाया और वहां भी भगवा परचम लहराने का इनका पूरा मंतव्य था। स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में पेशवा बाजीराव द्वारा विस्तारित हिंदू साम्राज्य उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनके बेटे के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। अफगानों को पंजाब से खदेड़ने के बाद उन्होंने न केवल अटक की दीवारों पर बल्कि उससे भी आगे तक हिंदुओं का भगवा परचम लहराया था। इसी प्रकार बाजीराव को हिंदू धर्म के सबसे महान योद्धाओं और इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासकों के रूप में याद किया जाता है। वह एक प्रसिद्ध सेनापति थे जिन्होंने चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा के रूप में कार्यभार को संभाला था। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था जिन्होंने पेशवाई को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। वे कोंकण के प्रतिष्ठित और पारंपरिक चितवाहन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ तीसरे पेशवा थे, परंतु अपनी उपलब्धियों के कारण उन्होंने अपने पूर्वज तीनों पेशवाओं को पीछे छोड़ दिया था। उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की लिस्ट में लिखा जाता है। इस प्रकार हम ये तो कह सकते हैं कि बाजीराव के ऐसा बच्चा था जिसके मुंह में चांदी का चमचा था। बाजीराव को मराठा घुड़सवार सेना के जनरलों द्वारा अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था जो 27 वर्षों के युद्ध में प्रतिष्ठित थे। युवा बाजीराव के लिए अपनी मां की अनुपस्थिति में अपने पिता का साथ उनका घनिष्ठ संबंध राजनीति की एक चलती फिरती स्कूल जैसी पाठशाला थी। बाजीराव जब काफी छोटे थे तब भी वे अपने पिता के साथ किसी भी सैन्य अभियान पर जाने से चूकते नहीं थे। अपने पिता का कोई छोटा सैन्य अभियान हो या फिर कोई बड़ा, वो सभी में उपस्थित रहते थे। इससे बाजीराव को व्यवहारिक सैन्य विज्ञान में परिपक्वता प्राप्त हो गई। बाजीराव के जीवन में पिता बालाजी की भूमिका वह थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में माता जीजाबाई का था। सन 1716 में महाराजा साहू के सेनापति दाभाजी थरोट ने धोखे से पेशवा बालाजी को गिरफ्तार कर लिया। बाजीराव उस समय छोटे थे परंतु अपने पिता के जेल से रिहा होने तक 2 साल की अवधि वो उनके साथ ही रहे, जहां उन्होंने विश्वासघात नामक एक नई बीमारी से परिचित हुए। उन्होंने जाना
कि अपनों में ही विश्वासघात कैसे करते हैं और उससे निजात कैसे पाना है, ये भी उन्होंने उस 2 वर्ष की अवधि में ही सीख लिया। कारावास के बाद बालाजी विश्वनाथ ने मराठा मुगल संबंधों को इतिहास के एक नए आयाम पर पहुंचा दिया। युवा बाजीराव इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। सन 1718 ईस्वी में उन्होंने अपने पिता के साथ दिल्ली की यात्रा भी की। राजधानी में उन्होंने अकल्पनीय साजिश देखी और राजनीतिक साजिशों के कुटिल तरीकों से निपटना भी जल्दी ही सीख लिया। उनकी अपनी युवा ऊर्जा, दूरदर्शिता और कौशल के साथ जुड़े इन और अन्य अभियानों और अनुभवों ने उन्हें उस स्थिति के लिए भी तैयार कर दिया जहां उन्हें भविष्य में पहुंचना था। वह एक स्वाभाविक नेता थे जो उदाहरण के साथ नेतृत्व करना पसंद करते थे। मराठों की घातक गोलाकार दान पट्टा तलवार का उपयोग करने और युद्ध के मैदान में घोड़े की सवारी करने में अपने कौशल से वे अपने सेनाओं को प्रेरित किया करते थे। 2 अप्रैल 1719 को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने अपनी जीवन की अंतिम सांस ली। सातारा राज दरबार बल्कि विभिन्न मराठा शक्ति समूह केवल एक ही प्रश्न से गूंज रहा था कि क्या मृतक पेशवा के मात्र 19 वर्ष का अनुभवहीन पुत्र पेशवा पद के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। परंतु मानवीय गुणों के महान जौहरी महाराजा साहू ने इस प्रश्न का उत्तर देना उचित न समझा और बिना किसी देरी के उन्होंने तुरंत बाजीराव को नया पेशवा नियुक्त कर दिया। इस घोषणा को जल्दी ही एक शाही समारोह में तब्दील कर दिया गया। वो दिन 17 अप्रैल 1719 का था जब बाजीराव को शाही औपचारिकताओं के साथ पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया गया। उन्हें उच्च सम्मानजनक पद पारंपरिक वंशानुगत या फिर दिवंगत पेशवा द्वारा प्रदान की गई। महान सेवाओं के प्रतिफल के बजाय उनकी राजनैतिक दूरदर्शिता के साथ मजबूत मानसिक और शारीरिक गठन के कारण सौंपा गया। छत्रपति साहूजी महाराज की सभा में उपस्थित अनेक मराठा सरदार जिनके पास कई सालों का अनुभव था, उन सभी के मुख पर बाजीराव के प्रति ईर्ष्या छुपने से भी नहीं छुपाई रही थी। लेकिन बाजीराव ने बड़ी ही चतुरता के साथ उन सभी के सवालों और ईर्ष्या का जवाब देते हुए खुद को पेशवा के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया। पेशवा का पदभार संभालने के तुरंत बाद जल्दी ही उनको यह एहसास हो गया कि सामंतवादी ताकतों में विभाजन की प्रवृत्ति है और राजत्व के सम्मान के लिए केंद्र प्रसारक ताकतों के प्रति दृढ़ प्रतिरोध की आवश्यकता है। तभी हिंदू पद पादशाही के विस्तार का पता लगाया जा सका। बाजीराव की यथार्थवादी अंतर्दृष्टि अद्भुत थी। वे अपने शत्रु के सभी परिवेश से भली भांति परिचित थे। मुगल सुल्तान के गवर्नर निजाम, जंजीरा के क्रूर आतंकवादी सिद्दी और दुष्ट पुर्तगालियों के साथ साथ आंतरिक प्रतिद्वंदियों ने हिंदू साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उनके तत्कालीन कमांडिंग प्रदर्शन की मांग की, जिस पर हिंदू पद पादशाही के विस्तार की मात्रा अत्यधिक थी। पेशवा बाजीराव का मानना था कि अगर छत्रपति सम्राट शिवाजी महाराज के सपने को साकार करना है तो सातारा और कोल्हापुर के 2 मराठा गुटों को एक साथ काम करना होगा। लेकिन जल्दी ही बाजीराव को यह एहसास हो गया कि कोल्हापुर का गुट इस साथ के लिए स्वीकार्य नहीं है। कोल्हापुर के गुट को यह साथ स्वीकार नहीं था, तो उन्होंने उनकी मदद लिए बिना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का फैसला किया। हिंदवी स्वराज्य के सपने को पूरा करने के लिए बाजीराव का दिमाग किसी भी चीज से अधिक तेज काम कर रहा था। अंततः उन्होंने छत्रपति शाहू के दरबार में अपना विचार रखने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि शाहूजी महाराज और उनके दरबार के सामने दृढ़, संतुलित और आत्मविश्वास से खड़े नए युवा पेशवा बाजीराव ने गरजते हुए कहा था, आइए हम बंजर दक्कन को पार करें और मध्य भारत को जीतें। मुगल कमजोर, उदंड, परस्त्रीगामी और अफीम के आदी हो गए हैं। उत्तर की तिजोरियों में सदियों से संचित संपत्ति हमारी हो सकती है। अब भारतवर्ष की पवित्र भूमि से बहिष्कृतों और बर्बर लोगों को बाहर निकालने का समय आ गया है। आइए हम उन्हें वापस हिमालय पर फेंक दें जहां से वे आए थे। भगवा ध्वज कृष्णा से सिंधु तक लहराना चाहिए।
हिंदुस्तान हमारा है। दरबार में मौजूद सदस्यों ने इस विचार का विरोध किया और सुझाव दिया कि उन्हें पहले दक्खन को मजबूत कर लेना चाहिए, लेकिन बाजीराव अपने मूल योजना पर ही जोर देते रहे। उन्होंने अपनी तीखी निगाहें साहूजी महाराज पर जमाई और कहा, मारो तन पर मारो और शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। मेरी सलाह सुनो और अटक की दीवारों पर भगवा झंडा फहराओ। पेशवा के इन शब्दों से छत्रपति साहू महाराज अत्यधिक प्रभावित हुए और कहा, स्वर्ग की कृपा से इसे हिमालय पर लगाओ। स्वर्ग की कृपा यानी कि अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की कृपा से इसे हिमालय पर लगाओ। और उन्होंने योद्धा पेशवाओं को सेनाओं का नेतृत्व करने और आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। छत्रपति साहू महाराज ने उन्हें उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए इतनी कम उम्र में पेशवा के पद पर नियुक्त किया और उन्हें शाही सेना सौंपी, जो हाल ही में 1707 में समाप्त हुए मुगल मराठा संघर्ष में विजय हुई थी। बाजीराव की महानता उनके स्वामी और उनके सच्चे निर्णय में ही निहित है। उनके पास अनुभवी सैनिक थे। इस प्रकार उनकी विजय से भारत उपमहाद्वीप में मराठा सेनाओं के प्रति आतंक की भावना पैदा हो गई। अपने इस अभियान के तुरंत बाद उन्होंने उत्तर की ओर लगातार 20 साल के अभियान की शुरुआत की, जो हर साल दिल्ली के करीब जा रही थी और मुगल साम्राज्य के विलुप्त होने की ओर बढ़ रही थी। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह इतने आतंकित थे कि वे बाजीराव से मिलने तक को डरते थे। मथुरा से लेकर बनारस और सोमनाथ तक हिंदुओं के पवित्र तीर्थ मार्गों को मुगलों के उत्पीड़न से मुक्त करवा लिया गया था। उत्तर पश्चिम में बाजीराव का पहला अभियान 1723 में मालवा और उसके बाद गुजरात की जीत के साथ शुरुआत हुई। बाजीराव ने गुजरात और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली और शाही दिल्ली पर हमला करके मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। यह वही था जो वास्तव में आगे बढ़ा और उनकी नाक के नीचे से कई मुगल प्रांतों को मुक्त करवा लिया। बाजीराव की राजनीतिक बुद्धिमत्ता उनकी राजपूत नीति में झलकती है। उन्होंने मुगल शासन के पूर्व समर्थक राजपूत घरानों के साथ टकराव से बचने की कोशिश की और मराठों और राजपूतों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की पुरजोर कोशिश किया। उनके मैत्रीपूर्ण संबंधों के शुरुआत में जो घराने आते हैं उनका नाम है बूंदी, आमेर, डूंगरगढ़, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर इत्यादि। दिल्ली के करीब खतरनाक रूप से छिपे खतरे को देखते हुए सुल्तान ने एक बार फिर से पराजित निजाम की मदद के लिए उसको अपने दरबार में बुलाया, लेकिन बाजीराव ने उसे फिर से जमीन पर ही उठा लिया। इससे दिल्ली पर बाजीराव का काफी प्रभाव पड़ा। पेशवा बाजीराव बल्हाड़ ने अपने गुरु की अनुमति से सन 1728 में मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी को सातारा से पुणे के एक नए शहर में स्थानांतरित कर दिया। बाजीराव बल्हाड़ की सबसे बड़ी सफलता महोबा के पास बंगस खान की हार थी, जिसे मुगल सेना का सबसे बहादुर कमांडर माना जाता था, जबकि वह बुंदेलखंड के पुराने हिंदू राजा को धमकाने में व्यस्त था। बाजीराव द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता ने इस कार्य ने छत्रसाल को हमेशा के लिए उनका ऋणी बना दिया था। बताया जाता है कि राजा छत्रसाल मोहम्मद बंगस की सेना से बचाव की स्थिति में थे और जब स्थिति उनके हाथ से निकलने लगी तब उन्होंने पेशवा को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा, जो गति भई गजेंद्र की वही गति हमारी आज, बाजी जात बुंदेल की बाजी रखियो लाज। कहा जाता है कि जब पेशवा बाजीराव बल्हाड़ को यह संदेश मिला तो वो खाना खा रहे थे और इस संदेश को मिलते ही वे खड़े हुए और अपने घोड़े पर सवार हो गए। उनकी पत्नी ने कहा कि कम से कम आप दोपहर का भोजन तो पूरा कर लीजिए, लेकिन उन्होंने इस पर जवाब दिया, अगर देर करने से छत्रसाल हार गए तो इतिहास यही कहेगा बाजीराव खाना खा रहा था और इसीलिए देर हो गई। अपने कुछ खास आदमियों के साथ छत्रसाल की सहायता के लिए निकल पड़े और पीछे यह आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके सेना को हमारे पीछे भेजो। पेशवा बाजीराव बल्हाड़ के पहुंचते ही बंगस खान तुरंत अपने हथियार छोड़ परास्त हो गया, जिससे प्रसन्न होकर अपने राज्य का 1/3 हिस्सा राजा छत्रसाल ने मराठा साम्राज्य के पेशवा को सौंप दिया। ग्वालियर के राणोजी शिंदे, इंदौर के मल्हार राव होलकर, बड़ौदा के पीलाजी गायकवाड़ और धार के उदयजी पवार के साम्राज्य बाजीराव की मराठा संघ की रचना थे। और क्योंकि उन्होंने मुगल साम्राज्य पर अपना कहर बरपाया था
इसीलिए मराठा संघ की स्थापना में बाजीराव ने इनको प्रमुख स्थान दिया था। मुगल साम्राज्य के सबसे बहादुर योद्धा मुगल, पठान और मध्य एशियाई समान रूप से बाजीराव द्वारा पराजित हो चुके थे। निजामुल मुल्क खान आई दौरान मोहम्मद खान उन योद्धाओं में से कुछ नाम है जो मराठा के सामने विफल रहे। भोपाल, पालखेड़ की लड़ाई, पश्चिम भारत में पुर्तगाली आक्रमणकारियों पर जीत उनकी महान उपलब्धियों में शामिल है। कहा जाता है कि बाजीराव ने अपने पूरे जीवन काल में 41 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें वे सभी में विजय रहे। एक भी ऐसा युद्ध नहीं जिसने कभी बाजीराव को पराजय का मुंह दिखाया हो। बाजीराव विश्व इतिहास के उन 3 जनरलों में से एक हैं जिन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। कई महान इतिहासकार अक्सर उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से करते हैं। उनकी पहली मुठभेड़ पालखेड़ की लड़ाई उनकी नवीन युद्ध रणनीति का एक अच्छा उदाहरण थी। इस लड़ाई को पीछे मुड़कर देखने पर कोई भी उनकी प्रशंसा करने को मजबूर हो जाता है। भोपाल में निजाम के साथ उनकी लड़ाई को सामरिक युद्ध रणनीति और राजनैतिक दृष्टिकोण की परिपक्वता की उत्कृष्ट कृति को माना जाता है। एक शानदार सैन्य रणनीतिज्ञ, एक जन्मजात नेता और एक बहादुर सैनिक, हर संभव अर्थ में वह छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने के सच्चे पथ प्रदर्शक थे। अप्रैल 1740 में जब बाजीराव अपनी सेना के साथ मार्च करने की तैयारी में खरगांव के रावरखेड़ी गांव में अपनी जागीर में थे, तब वे बीमार पड़ गए और 28 अप्रैल 1740 को नर्मदा के तट पर उनका निधन हो गया था। धन्यवाद दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।